तो चलिए पढ़ लेते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म बनता कैसे है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है उसे प्रिज्म कहते हैं। किसी भी प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। इस प्रकार के बने आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। अभी आपको परिभाषा से उतनी अच्छे से नहीं समझ में आएगा, अभी अब आपको जब फिगर के माध्यम से समझाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको परिभाषा पता होना चाहिए। ठीक है, कि एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके हुए, ठीक है, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है उसे प्रिज्म बोलते हैं। एक प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार लगे होते हैं तथा तीन आयताकार उसमें पार्श्व पृष्ठ लगे होते हैं। ठीक है, तीन आयताकार समतल पार्श्व पृष्ठ लगे होते हैं। इस प्रकार के आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी चलिए इसको एक एक करके हम समझाते हैं। अच्छा बताइए, जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसमें देखिए ऊपर और नीचे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दो त्रिभुज, एक ऊपर एक नीचे, दो त्रिभुजाकार आकृति दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं कौन सी, त्रिभुजाकार आधार। ठीक है, यानी एक प्रिज्म में देखिए कितने त्रिभुजाकार आधार है, दो त्रिभुजाकार आधार है तथा तीन आयताकार, ठीक है, कौन से होते हैं, पृष्ठ होते हैं। अब तीन आयताकार किसे होंगे उसको ध्यान से देखिएगा। एक देखिए सामने वाला, सामने से तो आयत बन रहा है, एक तो दिखाई दे गया, दूठो कहाँ है, एक तो देखिए इधर इस साइड में है, एक इधर इस साइड में है। चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। यानी एक सामने वाला तो आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है, एक इधर वाला देख लीजिए, ये थोड़ा इधर से एक आयताकार पृष्ठ है, ठीक है ना, एक आयताकार पृष्ठ इधर है और एक आयताकार पृष्ठ इधर है। बताइए इसमें टोटल कितने पृष्ठ हो गए, टोटल तीन आयताकार पृष्ठ हो गए तथा ऊपर और नीचे कौन से, दो त्रिभुजाकार आधार हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, प्रिज्म का निर्माण होता है। ठीक है, अब चलिए इस प्रिज्म से संबंधित हम लोग सभी तथ्यों को पढ़ लेते हैं। जैसे अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अपवर्तक कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म काम कैसे करता है, इन सब के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। अब चूंकि प्रिज्म किससे बनता है, कांच से बनता है, यानी ये किसके बना होता है, कांच से बना होता है। जब कांच से बना होगा तो इसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा। कांच का होता है, ठीक है, पारदर्शी होता है, इसलिए बोले किस, इसका माध्यम कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम, यानी प्रकाश आर पार गति कर सकता है। जब आर पार गति करेगा तो इसमें से प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक, तो बताइए इसमें टोटल बताइए क्या सतह है, ठीक है, यानी देख रहे तीन ठो आयताकार सतह मिल रहा है और दो ठौरा ऊपर नीचे त्रिभुजाकार आधार मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल कर सकते हैं 5 सतह हो गया। ठीक है, अब इसमें से जिस सतह यानी जो तीन ठो आयताकार सतह मिला है, ठीक है, तो उन तीनों सतहों में से जिस सतह से प्रकाश का अपवर्तन होगा उसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, यानी जिस सतह से, यानी जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होगा उस पृष्ठ को बोलेंगे कौन सी, अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, यानी अभी देख लीजिए इस फिगर को समझने में थोड़ा आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये फिगर देखिए 3D फिगर होता है, इसलिए बोर्ड पे उतना अच्छे से बन नहीं पाता, बच्चे समझ नहीं पाते उसको अच्छे। एक बार फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए हमको प्रिज्म बनाना रहेगा, प्रिज्म जानते किससे रहेगा, यानी मान लीजिए प्रिज्म यानी इस तरह से, मान लीजिए ऊपर वाला भाग हो गया, देखिए त्रिभुजाकार है, कहाँ ऊपर भी रहेगा ऐसे नीचे भी रहेगा, लेकिन ऊपर और नीचे को मिलाने के लिए एक इधर से आयताकार, ठीक है, समतल पृष्ठ रहेगा, एक इधर से रहेगा और एक इधर से रहेगा। तो इस प्रकार से 3D का होता है, फिगर बनता है किसका, प्रिज्म का। ठीक है, तो इसमें अपवर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे, प्रकाश, ठीक है, जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो इसमें अपवर्तक पृष्ठ बताइए, तो तीन ठोरा जब पृष्ठ लगा हुआ है आयताकार, तो जिधर से हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे उधर से क्या हो जाएगा, अपवर्तक पृष्ठ। मान लीजिए अभी इधर से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो इस वाले पृष्ठ का क्या बोलेंगे हम लोग, इस वाले पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। चलिए अपवर्तक पृष्ठ हम लोग समझ गए। अब प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ के बीच बने कोण को चाहे अपवर्तक कोण बोल लीजिए चाहे प्रिज्म कोण बोल लीजिए। ठीक, अच्छा बताइए एक अपवर्तक पृष्ठ देखिए इधर से है, एक अपवर्तक पृष्ठ इधर से है, इसके बीच में है वाला कोण बन रहा का, जिस कोण का नाम कौन सी, कोण ए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कौन कोण है, प्रिज्म कोण। इस कौन कोण है, प्रिज्म कोण। ठीक है, तो प्रिज्म कोण कहां बनता है, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिज्म कोण, याद होना चाहिए। ठीक है,
चलिए, यानी यहाँ पर भी प्रिज्म कोण बन सकता है, यहाँ पर भी प्रिज्म कोण बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक अपवर्तक पृष्ठ इधर है, एक इधर है, इसके बीच में कोण बन रहा है। ठीक, दो अपवर्तक पृष्ठ के बीच में बने कोण को क्या बोलेंगे? प्रिज्म कोण। अब चलिए पढ़ लेते हैं अपवर्तक कोण किसे कहते हैं, कोण नहीं कोण। तो बताइए, मान लीजिए हम करिए एक हमारा एक आयताकार हाथ ये है, एक आयताकार हाथ ही है, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आयताकार पृष्ठ ये, आयताकार पृष्ठ ये। जब दो आयताकार पृष्ठ आपस में जब जुड़ते हैं, ठीक, देखिए जहां पर जुड़ रहे हैं इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तक कोण। बताइए, यानी इधर से देखिए हाई एक आयताकार पृष्ठ है, एक इधर वाला है, दोनों हाई इसी लाइन द्वारा जुड़ रहे हैं का। ठीक है, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं कौन सी? इस कोण का नाम है, ठीक, इस वाले कोण का नाम इसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। ठीक, अपवर्तक कोण क्या बोलेंगे इसको? अपवर्तक कोण बोल देंगे। ठीक, हम लोग पढ़ लिए प्रिज्म कोण क्या हो गया, अपवर्तक पृष्ठ क्या हो गया, अपवर्तक कोण क्या हो गया। अब बताइए, यहाँ देखिए बगल में लिखे भी हमको क्या पढ़ना, अपवर्तक पृष्ठ पढ़ लिए, प्रिज्म कोण पढ़ लिए, अपवर्तक कोण हो गया। अब मुख्य परिच्छेद पढ़ना और कौन सी पढ़ना है? प्रिज्म का आधार पढ़ना। ठीक है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार देखिए, जब अपवर्तक कोण है मिल गया है अपवर्तक कोण, तो अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को, यानी अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिज्म का आधार। यानी आप लोग को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, आधार मतलब नीचे, यानी नीचे वाले को बोलेंगे हम लोग प्रिज्म का आधार। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ नहीं देखिए, इधर से और सामने से तीन ठो पृष्ठ है ना, अब तीनों में से कोई भी कौन सा हो सकता है? प्रिज्म का आधार हो सकता है। वो कैसे डिपेंड करेगा कि अपवर्तक कोण पे, जो अपवर्तक कोण के सामने वाला पृष्ठ रहेगा उसी को बोलेंगे कौन सी? प्रिज्म का आधार। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा प्रिज्म इस तरह से ऐसे रखा हुआ है, बताइए हाई एक अपवर्तक पृष्ठ, एक अपवर्तक पृष्ठ ही देखिए हाई रेखा क्या हो जाएगी, यानी हम जो मार्कर कौन सी हो जाएगा? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण के नीचे सामने देखिए नीचे वाला जो सतह रहेगा आयताकार, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? अपवर्तक कौन सी बोल देंगे? प्रिज्म का आधार बोल देंगे। तो हमेशा कौन सी? अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिज्म का आधार। अब इसके बाद कौन सी हो गया? मुख्य परिच्छेद। अब बताइए, इस प्रिज्म को इस तरह से काट दीजिए, मान लीजिए प्रिज्म रखा हुआ है, इस तरह से काट दीजिए सीधे। कुछ बताइए, इस प्रकार से त्रिभुजाकार मिलेगा का आकृति, सीधा काट देंगे। ठीक है, तो इस कटान को हम लोग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य परिच्छेद बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य परिच्छेद। ठीक है, यानी प्रिज्म को सीधे से काट देंगे तो ऊपर वाला जो सतह मिलेगा, ठीक है, त्रिभुजाकार मिलेगा, इसी को बोलेंगे कौन सी? मुख्य परिच्छेद। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को प्रिज्म के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जब कोई प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कैसे अपवर्तित होता है, इसको हम लोग फिगर के माध्यम से किरण आरेख खींच करके समझ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हम किरण आरेख पहले से ही खींच चुके हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें, यानी टाइम का बचत हो सके। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अब सीख लेते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं प्रिज्म किससे बना होता है, तो कांच का बना होता है। जब कोई भी प्रकाश कांच से होकर गुजरेगा तो उसका अपवर्तन होगा ही होगा। उसी तरह जब कोई भी प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, चूंकि प्रिज्म कांच का बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से प्रिज्म द्वारा क्या हो जाता है? प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे कैसे, ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ पर देख लीजिए एक प्रिज्म बनाया है, प्रिज्म का नाम आप देखेंगे तो ABC क्या है? प्रिज्म है। ठीक है, एक किसका बना हुआ है? तो कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा बताइए, हम आपको बताएं कि प्रिज्म में अपवर्तक पृष्ठ भी होता है, यानी प्रकाश जिस पृष्ठ से अपवर्तन होगा प्रकाश का उसे बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन पहले इस पृष्ठ से हो रहा है, टिका हो गया अपवर्तक पृष्ठ, इधर से भी हो रहा है, टिका हो जाएगा अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम लोग? अपवर्तक पृष्ठ। ये कौन सी है? अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ। चलिए अपवर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, बताइए अपवर्तक पृष्ठ ए भी है, अपवर्तक पृष्ठ ए भी है। अब कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, देख लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण का नाम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपतित किरण। जब आपतित किरण जहां पर पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी? आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु को हम लोग क्या खींचते हैं? अभिलंब में खींचते हैं। देखिए एक अभिलंब खींच दिए, इस अभिलंब का नाम कौन सी रखें? एन और एन डैश। अच्छा बताइए, इधर कांच का बना हुआ है, इसके बाहर कौन सी है? वायु है। जब बाहर वायु है तो बाहर का माध्यम जो रहेगा वो विरल माध्यम रहेगा, अंदर का माध्यम रहेगा वो सघन माध्यम। अंदर कौन माध्यम है? सघन माध्यम। बाहर कौन माध्यम है? विरल माध्यम। हम लोग पढ़े अपवर्तन के नियम में, जब कोई प्रकाश
कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। यहाँ पर देखिए जब कोई प्रकाश कहाँ से जा रहा है, विरल माध्यम से कहाँ पर जा रहा है, सघन माध्यम में, तो जो अभिलंब है अभिलंब की ओर झुक जाएगा। मतलब इस प्रकाश को तो सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा नहीं गया, थोड़ा सा इधर आ गया। मतलब देखिए इधर जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा इधर आ गया, मतलब अभिलंब है ना, अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर हम लोग कौन सी लगा दिए, अपवर्तन वाला वही नियम। ठीक है, देखिए जब प्रकाश कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब बताइए अब यहाँ पर कुछ कोण बनेगा। ठीक है, देखिए आपतित किरण है, कौन किरण है, आपतित किरण है, अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या दर्शाएंगे, आई से। देखिए अपवर्तित किरण है, अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तन कोण। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। इस सब हम लोग अपवर्तन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आपतन कोण आई हो गया, अपवर्तन कोण आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा वाला पृष्ठ पड़ गया का, अब यहाँ से भी प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर अपवर्तन कोण बना है, यहाँ पर कोण बन रहा है, इसको मानेंगे कौन सी, आर डैश। अब देखिए प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो इस पृष्ठ पे भी यहाँ पर पड़ रही हैं का, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब यहाँ पर अभिलंब में खींचेंगे तो इस अभिलंब का नाम रख दिए कौन सी, एम और एम डैश, एम और एम डैश। अच्छा बताइए अब की प्रकाश देखिए अब प्रिज्म से बाहर निकल रही है का, जब प्रिज्म से बाहर निकल रही है मतलब सघन माध्यम से फिर कहाँ जा रही है वो लोग, वो विरल माध्यम में। किस माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में। हम लोग फिर अपवर्तन के नियम में पढ़े हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यहाँ पर देख लीजिए जब प्रकाश कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो यहाँ पर खींच दिए अभिलंब। ठीक है, अभिलंब से देखिए कितना दूर भाग गया, दूर भाग गया ना, तो अभिलंब से दूर होकर के निकल गया। अब बताइए जो निकल गया किरण निकल रहा है ना, इस किरण को बोलते हैं हम लोग निर्गत किरण। क्या बोलते हैं हम, निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोल दिए। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बताइए है जो अभिलंब में खींचे हैं, जो निर्गत किरण है, इसके बीच में भी कोई कोण बन रहा है का, इस कोण को बोलते हैं हम लोग निर्गत कोण। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। और निर्गत कोण को किससे दर्शाते हैं हम लोग, ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, ई से दर्शाएंगे। ठीक है, अब चलिए इस पूरे फिगर में हम लोग को कौन कौन मतलब शब्द प्रयोग हुआ है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए है इस किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो इस आपतित किरण का नाम कौन सी है, पीई। तो देख लीजिए आपतित किरण कौन सा हो जाएगा हमारा, पीई, आपतित किरण हो गया। फिर पढ़ेंगे अपवर्तित किरण। देखिए ये अपवर्तित किरण है, कहाँ से, ई से लगाई। चलिए हाई वाले कोई बिंदु है, इस बिंदु का कुछ नाम मान लेते हैं हम, कौन सी, चलिए इस बिंदु का नाम मान लेते हैं हाई ई है, चलिए एफ मान लेते हैं। कौन सी मान लेते हैं, एफ। तो ई एफ कौन सी हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा अपवर्तित किरण। उसके बाद पढ़ेंगे निर्गत किरण। तो बताइए हाई किरण यहाँ से निकल रही है, कहाँ, हाई एफ है, तो यहाँ पर एक कोई बिंदु मान लीजिए एस मान लिए, तो एफ और एस, एफ एस का हो जाएगा निर्गत किरण। एफ एस का हो गया, ई निर्गत किरण, बाहर निकल रहा तो निर्गत किरण। उसके बाद कौन सी, प्रिज्म कोण। देखिए अपवर्तक पृष्ठ के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। इस कोण का नाम क्या है, ए। प्रिज्म कोण कितना हो गया, ए हो गया। आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, कोण आई है, आई है ना, तो आई आपतन कोण हो गया। अपवर्तन कोण तो आर है, कोण आर अपवर्तन कोण हो गया। निर्गत कोण देखिए निर्गत कोण है ना, तो कोण देख लीजिए ई क्या हो गया, निर्गत कोण। अब सबसे मेन चीज कौन सी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं। अच्छा बताइए जो प्रकाश इधर से भेजे हैं इसको तो सीधा निकल जाना चाहिए लेकिन सीधा नहीं गया, ऐसा मुड़ते 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 देख रहे इधर से निकल के जा रहा है। इसका मतलब कुछ विचलित हो गया का, कुछ नहीं बहुत ज्यादा विचलित हो गया। मतलब इधर देखिए आपतन कोण को जब आगे बढ़ा रहे हैं, निर्गत कोण को जब पीछे बढ़ा रहे हैं तो दोनों देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं, का यहीं पर काट रहे हैं ना, कहाँ, जी पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक कोण बन रहा है, का यहाँ पर एक कोण बन रहा है। इसी कोण को बोलते हैं हम लोग कौन सी, विचलन कोण। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विचलन कोण। ठीक है ना, विचलन कोण बोलते हैं। अब विचलन कोण को आप लोग चाहे डी से दर्शाइए या फिर इसी को दर्शाते हैं हम लोग डेल्टा से। किससे दर्शाएंगे, डेल्टा से। कहीं डेल्टा लिखा रहेगा तब पर भी विचलन कोण है, या फिर डी लिखा रहेगा तब पर भी विचलन कोण है। ठीक है, तो विचलन कोण समझ में आया ना, यानी आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ काटती हैं, ठीक है ना, उन दोनों किरणों के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, निर्गत कोण। इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, चाहे डी से चाहे डेल्टा से। अच्छा बताइए विचलन मतलब है ये ना कि वो अपने मार्ग से कितना विचल गए हैं, कितना भटक गए। बताइए कितना भटक गए। ये किरण को सीधा जाना चाहिए लेकिन
घूम करके हेर आए चली गई का, मतलब ये इतना तो विचलित हुई है, तो इसी जितना विचलित होती है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण। इसको दर्शाएंगे किससे, हम लोग डेल्टा से दर्शाएंगे। अब देख लीजिए ये जो विचलन कोण का मान है ना, ये इस पे डिपेंड करेगा, किस पर, आपतन कोण पर। यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घट जाता है, घटते जाता है, ठीक है। कैसे, यानी जब आपतन कोण को बढ़ाएंगे, मतलब अभी देखिए यहाँ पर कुछ आपतन कोण बन रहा है, यहाँ पर प्रकाश को और इधर से भेजेंगे, मान लीजिए इधर से भेजें तो आपतन कोण बढ़ जाएगा, तो अपवर्तन कोण मतलब आपतन कोण जब इधर आएगा तो अपवर्तित किरण थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब प्रकाश जब इधर से जाएगा तो देख रहे हैं आपतन कोण का मतलब यहाँ का विचलन कोण कम हो गया। मतलब सिंपल सी बात, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान क्या होगा, कम होगा, लेकिन हमेशा नहीं कम होगा, एक विशेष स्थिति तक कम होगा। यानी आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, विचलन कोण का मान घटता गया, लेकिन एक ऐसा स्थिति आएगा ना कि आपतन कोण का मान हम लोग और बढ़ा देंगे ना, विचलन कोण का मान बढ़ने लगेगा। मतलब कभी तो ऐसा मिलेगा कि विचलन कोण सबसे कम मिलेगा, यानी आपतन कोण को बढ़ाते गए विचलन कोण कम होते गया। तो एक ऐसा स्थिति आया, ठीक है, जहां विचलन कोण एकदम कम हो गया, ठीक है, जहां विचलन कोण एकदम कम हो गया, उसी कोण को बोलते हैं हम लोग अल्पतम विचलन कोण। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए, ठीक है, सबसे कम विचलन कोण प्राप्त होता है, उससे हम लोग बोलते हैं कौन सी, अल्पतम विचलन कोण। ठीक, तो अल्पतम विचलन कोण को जब दर्शाना रहेगा ना, तो उसको हम लोग दर्शाएंगे डेल्टा एम से। किससे दर्शाएंगे, डेल्टा एम। ई कौन सी है, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण को हम लोग किससे दर्शाएंगे, डेल्टा एम से। ठीक, एम फॉर मिनिमम मतलब कम। तो अल्पतम विचलन कोण कहाँ बनता है, तो कब बनता है, ध्यान से देखिएगा, यानी जब आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन का कोण का मान घटते जाएगा। यानी आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटते जाता है, लेकिन एक ऐसा विशेष स्थिति आता है कि अब बढ़ाएंगे तो यानी फिर से विचलन कोण का मान बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो उसी स्थिति पर, यानी आपतन कोण के उस स्थिति पर, ठीक है, जहां पर विचलन कोण कौन सी होता है, सबसे कम होता है, उसी के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी, अल्पतम विचलन कोण, या फिर इसी को बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। इसको दर्शाएंगे किससे, हम लोग डेल्टा एम से दर्शाएंगे। ठीक ना, अब विचलन कोण को हम लोग दर्शाएंगे किससे, इसमें तो हम लोग डी से दर्शाएंगे, तो चलिए डी लिख देते हैं, या फिर किससे लिख सकते हैं आप लोग, डेल्टा से। अब देख लीजिए ये जो यहाँ पर जो प्रकाश का विचलन हो रहा है, विचलन कोण बन रहा है ना, ये एक चीज पे और डिपेंड करता है, दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला तो ये आपतन कोण पे देख रहे हैं डिपेंड कर रहा है, आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण भी घट रहा है, आपतन कोण घटाएंगे तो विचलन कोण बढ़ेगा। अब इस प्रिज्म पर भी डिपेंड करता है कि इस प्रिज्म, ठीक ना, का जो अपवर्तनांक है ना वो कितना है, यानी जो विचलन कोण है ना, या फिर न्यूनतम विचलन कोण कर लीजिए, वो दो चीज पे डिपेंड करेगा, पहला आपतन कोण पर और दूसरा कौन से, इस मतलब ये प्रिज्म किस पदार्थ का बना हुआ, उसका अपवर्तनांक कितना है। ठीक ना, तो बताइए इसके लिए यानी एक फार्मूला हमको पढ़ना पड़ेगा कि अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण में एक संबंध। ठीक, चाहे अपवर्तनांक यानी एन बराबर, अपवर्तनांक को एन से दर्शाते हैं, एन बराबर साइन ए कौन सी है, प्रिज्म कोण, डेल्टा एम, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एम को हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण बटे 2, फिर पूरे बटे कौन सी, ए बटे 2। ठीक है, इस तरह से यानी हमको न्यूनतम विचलन कोण दिया रहेगा और कौन सी, प्रिज्म कोण दिया रहेगा। इन दोनों की सहायता से हम लोग कौन सी निकाल सकते हैं, उस प्रिज्म का अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, वही देखिए वही नियम पढ़े होंगे आप लोग, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो हाई आई का मान है, हाई आर का मान, यानी आई का मान यहाँ कौन सी, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, आर का मान कितना है, ए बटे 2। ठीक, तो इस फार्मूले को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। ठीक ना, यानी इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। ठीक ना, यानी जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सूर्य का प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश जिन जिन रंगों से मिलकर बना होता है उसको प्रिज्म से जब गुजारते हैं ना, तो उस सभी रंग अलग हो जाते हैं, अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में सबसे पहले बताने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर आइजक न्यूटन। ठीक है, उन्होंने एक कांच का प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म में से, ठीक है, एक
यानी सूर्य के प्रकाश को जब गुजारा तो उन्होंने देखा कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है, ठीक है। तो इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। उन्होंने देख लीजिए क्या किए, यानी एक श्वेत प्रकाश लिए, उसको किससे होकर गुजार दिए? प्रिज्म द्वारा। यानी प्रिज्म किसका था? कांच का। कांच का बना हुआ एक प्रिज्म था, ठीक ना। वहां से देखिए एक श्वेत प्रकाश को गुजारे तो देख रहे हैं प्रिज्म उन श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर दिया। देखिए प्रिज्म क्या कर दिया है? 7 रंगों में विभक्त कर दिया। किसको? श्वेत प्रकाश को। हम जानते हैं प्रिज्म, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रिज्म का खासियत ही होता है जब प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रिज्म का ही अपवर्तक पृष्ठ होगा। इसको कौन सी बोलेंगे हम लोग? अपवर्तक पृष्ठ। जो ही अपवर्तक पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद थोड़ा सा आधार की ओर झुक जाता है, प्रकाश कहाँ? आधार की ओर झुक जाता है। फिर जब बाहर निकलेगा तो और झुक जाएगा। इस तरह से देखिए प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन। जब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, इसके साथ साथ ही प्रकाश देखिए क्या रंगों में विभक्त हो जा रहा है? 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने एक पर्दा लगा दिया, पर्दे पर देख लिए कि 7 रंग का पट्टी दिखाई दे रहा है। इन पट्टी का, यानी जो 7 रंग का पट्टी दिखाई दे रहा है, इनको उन्होंने बोल दिया कौन सी? स्पेक्ट्रम, ठीक ना। इनको उन्होंने स्पेक्ट्रम बोला, चाहे स्पेक्ट्रम बोलिए या फिर इसी को बोला जाता है वर्णक्रम, ठीक ना। क्योंकि वर्ण मतलब रंग, रंगों का एक क्रम प्राप्त हुआ, इसी को उन्होंने वर्णक्रम बोला या फिर स्पेक्ट्रम बोला, ठीक ना। अब देख लीजिए, यानी ये 7 रंग कैसे विभक्त हुए? लाल क्यों ऊपर ही है, बैगनी क्यों नीचे ही है, ठीक है। यानी उन्होंने जब ये रंगों का समूह पाया, उसमें यह देखा कि लाल रंग सबसे ऊपर है। यानी श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, तो जब इसका वर्ण विक्षेपण करवाएंगे, यानी इनके अवयवी रंगों में तोड़ेंगे तो लाल रंग देखने में सबसे ऊपर मिल रहा है, बैगनी रंग सबसे नीचे मिल रहा है। उसके बीच में ही सब रंग मिल गए, ठीक है। जैसे लाल ऊपर हो गया, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुन, फिर बैगनी। इसको याद करने का एक तरीका है, ठीक है, कौन सी? विबग्योर, ठीक ना। कितने लोग इसको विबग्योर बोलते हैं या फिर विबग्योर, VIBGYOR। वी से वायलेट मतलब बैगनी, आई से इंडिगो मीन्स जामुनी, बी फॉर ब्लू मीन्स नीला, जी फॉर ग्रीन मीन्स हरा हो गया, वाई फॉर येलो मीन्स पीला हो गया, ओ फॉर ऑरेंज मीन्स नारंगी, आर फॉर रेड, रेड मीन्स का हो जाएगा लाल हो जाएगा। यानी नीचे से क्रम याद कर लीजिएगा कौन सी? विबग्योर, विबग्योर, ठीक ना। VIBGYOR। या फिर हिंदी में याद करना चाहते हैं, सबका एक एक अक्षर उठा लीजिए। हाई कौन सी है? बै, इसका एक अक्षर ज, इसका नी, इसका ह, इसका पी उठा लीजिए, ठीक ना। इसका ना उठा लीजिए, इसका ला उठा लीजिए। तो देखिए हिंदी वालों के लिए याद करने का एक ट्रिक बन गया, कौन सी? बैजनी पिनाला, ठीक ना। थोड़ा सा अजीब होगा, बैजनी पिनाला याद कर सकते हैं। इन रंगों के समूह को आप लोग बैजनी पिनाला करके भी याद कर सकते हैं, या फिर कौन सी? विबग्योर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले विबग्योर, हिंदी वाले कौन सी? बैजनी पिनाला, ठीक है। वैसे कौन सी? बैगनी, जैसे जामुनी, नी से नीला, हरा, पीला, ठीक है, नारंगी और लाल हो गया। अब देख लीजिए इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्यों है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आखिर में होता क्यों है, प्रकाश अपने रंगों में टूट क्यों जाता है, ठीक है। इसका भी एक रीजन है, ऐसा नहीं ना सब फालतू उन्होंने नहीं बता दिया होगा कि हाँ ये 7 रंगों में टूट गया, इससे अपने से टूट जाता है, नहीं। हर एक चीज़ का एक रीजन होता है, साइंस है। तो बताइए इन रीजन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्यों इस 7 रंगों में कैसे टूटा, क्यों लाल ऊपर गया, क्यों बैगनी नीचे आया। हम जानते हैं कांच का बना हुआ प्रिज्म, अब कांच का बना हुआ तो कांच का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा। हम जानते हैं किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो प्रकाश के रंग पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि किस रंग का प्रकाश है उस हिसाब से प्रकाश का मतलब उस पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, ठीक है ना। हम कह दिए मान लिए कांच का बना हुआ प्रिज्म है, अब इस प्रिज्म का अपवर्तनांक हर रंग के लिए अलग अलग होगा। लाल रंग के लिए कुछ अलग होगा, बैगनी रंग के लिए अलग होगा, नारंगी के लिए अलग होगा, पीला के लिए अलग होगा, हरा के लिए अलग होगा, ठीक है। हर रंग के प्रकाश के लिए इसका अपवर्तनांक अलग होगा। अब बताइए मान लीजिए जिस रंग के पदार्थ के लिए मतलब जिस रंग के लिए इस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा विचलित होगा, मतलब उसका विचलन उतना ज़्यादा होगा। मतलब ध्यान से सुनिएगा हम क्या बता रहे हैं। जिस रंग के लिए इस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो रंग का प्रकाश उतना ज़्यादा विचलित होगा। जैसे हम कह दिए यहाँ पर बताइए इस कांच का अपवर्तनांक जो होता है ना लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम, इसका मतलब लाल रंग का सबसे कम विचलन।
इस कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। इसका मतलब बैगनी रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा विचलित होगा। देखिए वही हुआ का इस फिगर में, देखिए लाल रंग सबसे कम विचलित हुआ, बैगनी वाला है अधिक विचलित होकर के आ गया। प्रकाश को सीधा जाना चाहिए, सबसे कम कौन मुड़ा? लाल, और सबसे ज्यादा कौन मुड़ गया? बैगनी। क्यों? क्योंकि इस कांच का जो अपवर्तनांक है वो बैगनी वाले के लिए क्या है? ज्यादा है, लाल वाले के लिए क्या है? कम है। अब बाकी जो बीच में है उसी हिसाब से सबसे ज्यादा किसके लिए, सबसे कम अपवर्तनांक किसके लिए है? लाल के लिए। उससे ज्यादा नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, सबसे ज्यादा किसके लिए? बैगनी के लिए। इसलिए बैगनी वाला ज्यादा मुड़ गया, लाल वाला कम मुड़ गया। इस तरह से देख लीजिए, उन्होंने पर्दे पे 7 रंगों का एक पट्टी देखा, इन पट्टी को उन्होंने क्या बोल दिया? वर्णक्रम बोल दीजिए, या फिर कौन सी बोल दीजिए? स्पेक्ट्रम बोल दीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से श्वेत प्रकाश का क्या हो गया? वर्ण विक्षेपण हो गया, ठीक ना। इसी घटना का नहीं, जब श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को वर्ण विक्षेपण के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्संयोजन, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूटन द्वारा एक प्रयोग किया गया, उन्होंने कांच के प्रिज्म को लेकर के उसमें से श्वेत प्रकाश को जब प्रवेश करवाया, ठीक ना, तो उन्होंने देखा कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो गया, ठीक ना। तो इस घटना को क्या बोल दिया? वर्ण विक्षेपण। उन्होंने देखा कि जो श्वेत प्रकाश उस 7 रंगों में जाकर के विभक्त हो गया, फिर इन 7 रंगों को यदि मिलाया जाए फिर किसी तरह से, तो फिर से कौन सा रंग प्राप्त होगा? श्वेत रंग प्राप्त होगा, ठीक। तो इन 7 रंगों का जो स्पेक्ट्रम मिला था, इसी को क्या करेंगे? पुनर्संयोजन करके क्या बनाएंगे? श्वेत प्रकाश बनाएंगे, ठीक। इसके लिए उन्होंने अब की बार 2 प्रिज्म लिया, ठीक ना। एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारे, ठीक ना। एक प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारे तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट गया। अब इधर देखिए, अब की यानी इसके पिछले वाले प्रयोग में जब पहली बार किए थे तो यहाँ पर पर्दा लगा दिए थे, पर्दे पे 7 रंग मिल गया था। लेकिन नहीं, अब की पर्दा नहीं लगाएंगे, उसके पीछे यानी एक दूसरा प्रिज्म रख देंगे, लेकिन उस प्रिज्म को उल्टा करके रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिगर हम बना दिए हैं, ठीक है। उन्होंने कैसे प्रयोग किया था, यहाँ से देखिए, एक श्वेत प्रकाश को भेजे, एक प्रिज्म लगा दिए, प्रिज्म में जाकर के देखिए क्या रंगों में विभक्त हो गया? 7 रंगों में, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा रंग मिला? लाल। सबसे नीचे बैगनी। हम लोग पढ़ चुके हैं क्यों ऊपर लाल होता है, क्यों नीचे बैगनी होता है, इनका क्रम भी हम लोग। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है और इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक है। तो इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण है। कभी कभी वर्षा के समय या वर्षा के बाद जब धूप निकलता है, ठीक है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में आकाश में एक रंगीन वृत्तीय चाप बनता है। इस रंगीन वृत्तीय चाप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन, वायुमंडल में बहुत सारी कौन सी? वर्षा की बूंदें होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, यानी जिधर इंद्रधनुष बनेगा उसके दूसरी तरफ कौन सी? सूर्य होना चाहिए। यानी सूर्य के विपरीत हमेशा कौन सी बनता है? इंद्रधनुष बनता है। अब इंद्रधनुष बनता कैसे है उसको चलिए हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हम इंद्रधनुष बना दिए, हम इसको समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक वर्षा की बूंद है, वर्षा की जल की बूंद है। देखिए वर्षा की क्या है? बूंद है, कोई भी जल की बूंद है। ये जो जल की बूंद है ना, ये प्रिज्म की तरह काम करता है। यानी वायुमंडल में जितनी भी वर्षा की बूंदें हैं वह प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। जब प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, यानी प्रिज्म प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, तो वर्षा की बूंदें भी प्रकाश को 7 रंगों में बांट देंगी। हम यहाँ एक वर्षा की बूंद लिए हैं। यहाँ से देखिए, सूर्य से प्रकाश निकलेगा, कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जब निकलेगा, अब बताइए यहाँ पर वर्षा की बूंदों पर आकर के पड़ेगा। वर्षा के बूंद क्या है? जल है। बताइए, अंदर ही सघन माध्यम रहेगा, इसके बाहर वायु है, तो वायु कैसा रहेगा? विरल माध्यम। यानी प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होगा प्रकाश का। अपवर्तन के साथ साथ चूंकि प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होगा। यानी प्रकाश 7 रंगों में बट जाएगा। यहाँ 7 रंग हम इसलिए नहीं बनाए हैं ताकि फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा देखने में। यानी सबसे ऊपर कौन सा रंग रहेगा? लाल। या नीचे वाला कौन सा रहेगा? बैगनी। हम लोग पढ़ चुके हैं क्यों ऊपर लाल रहता है, क्यों नीचे बैगनी रहता है, ठीक है। ऊपर लाल वाला हो गया, नीचे बैगनी हो गया। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब जल के दूसरी सतह पर, जल के बूंद के दूसरी सतह पर जब ये प्रकाश की किरणें जाकर पहुंचेंगे, यहाँ से हो जाता है इनका पूरा आंतरिक परावर्तन। यानी पूरा का पूरा प्रकाश यहाँ से टकरा कर फिर वापस लौटता है, ठीक है। इस घटना को बोलते हैं कौन सी? पूरा आंतरिक परावर्तन। अब बताइए, हाई ऊपर वाला लाल वाला था, यहाँ से इसका परावर्तन हुआ, फिर यहाँ बैगनी वाला था, इसका परावर्तन हुआ। अब देखिए, फिर जल की सतह पे आए, यहाँ से जब बाहर निकलेंगे फिर यहाँ का होगा, इसका प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात देखिए, लाल वाला रंग इधर से निकल रहा है, बैगनी वाला रंग इधर से निकल रहा है। मतलब इसके बीच में 7 रंग होंगे, जितने भी रंग होते हैं सब इसी के बीच में होंगे। लेकिन हम दो मेन रंग को
बनाए हैं, ऊपर लाल वाले नीचे वाले को बैगनी। अब यहाँ से देखिए हम लोग नीचे से देखते हैं आकाश में, जब आकाश में देखेंगे बताइए यहाँ से सातों रंग आ रहा है, सातों रंग आ रहा है हमारी आंखों पे पड़ेगा, यहाँ का पता चलेगा। इस तरह से वृत्ति चाप बना हुआ, का वृत्ति चाप बना हुआ मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी, इंद्रधनुष। अब एक जल की बूंद द्वारा देखिए इंद्रधनुष बन रहा है, और चूंकि आकाश में तो करोड़ों जल की बूंदें रहती हैं, इसलिए बहुत बड़ा कौन सी बनता है, वृत्ति चाप बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। ठीक, तो इंद्रधनुष बनने में देख लीजिए क्या घटना हो रहा है, एक और दो बार का हो रहा है अपवर्तन, दो ठो अपवर्तन, एक ठो का हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और यहाँ पर क्या होगा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने में दो बार अपवर्तन होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, इंद्रधनुष बनने के लिए दो कंडीशन होना ही होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या, बहुत सारी जल की बूंदें वायुमंडल में होनी चाहिए। दूसरा, जिधर इंद्रधनुष बने उसके विपरीत दिशा में कौन सा होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए। यानी मान लीजिए हम लोग इंद्रधनुष को देख रहे हैं तो हम लोग के पीठ की तरफ कौन सा होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए। ठीक है, अब सूर्य हम लोग के पीठ के विपरीत होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या होना चाहिए, वायुमंडल में बहुत सारी वर्षा की बूंदें होनी चाहिए। ठीक है, अब इंद्रधनुष को कभी कभी हम लोग भी बना सकते हैं अपने, ठीक, अपने हाथों द्वारा। कैसे, बहुत सारी मान लीजिए कहीं फव्वारा चल रहा हो, या फिर पानी का स्प्रे मार दीजिए, बहुत ज्यादा फव्वारा पाइप से मार दीजिए, तब पर भी देखेंगे तो आकाश में आपको क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई दे देगा। ठीक है, लेकिन ये एक प्राकृतिक उदाहरण है। ठीक है, जब वर्षा होता है उसके बाद जब धूप निकलता तब यह ज्यादा बनता है। ठीक है, इसलिए का वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण है।